हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखो बच्चों, यदि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोड है और उसका हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो उसके लिए हमें एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम क्या बनाते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट हम बोलते हैं SHE। ठीक है, देखो अब SHE बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक प्लेटिनम की वायर लेते हैं। अब प्लेटिनम की जो वायर है इस पर लगी रहती है नीचे यहाँ एक प्लेटिनम की प्लेट। ये हो गई प्लेटिनम की प्लेट। और ये जो प्लेटिनम की जो वायर है जिस पर प्लेटिनम की प्लेट है, इसे हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं। इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में डीप कराएंगे जिसमें क्या होंगे? एच आयन, जिसमें होते हैं एच आयन। अब इस प्लेटन की प्लेट को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डीप करते हैं जिसमें एच आयनों की जो सांद्रता है वो 1m, एग्जांपल 1MHCl। ठीक है, हमने इस प्लेटन की प्लेट को एक ऐसे सॉल्यूशन में डीप किया जिसकी कंसंट्रेशन 1m है, जैसे 1MHCl। अब ये जो प्लेटन की प्लेट है ये एक कांच की नली से घिरी रहती है। तो ये क्या हो गया? प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम की वायर। अब ये जो प्लेटिनम की प्लेट है ये एक कांच की नली से घिरी रहती है। ये हो गई कांच की नली। अब इस कांच की नली में हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं 298 केल्विन ताप व 1 atm दाब पर। ठीक है, जब इसमें हम 298 केल्विन ताप और 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस की जो कुछ मात्रा है वो प्लेट सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी और जो शेष मात्रा है हाइड्रोजन की वो इस विलयन में विलीन हो जाएगी। इस विलयन में विलीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वैज्ञानिकों ने स्वेच्छानुसार इसका इलेक्ट्रोड विभव माना है 0.00। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं? एक प्लेटिनम का तार लेते हैं जिस पर प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में डीप करते हैं जिसमें एच आयनों की सांद्रता 1m हो, जैसे 1MHCl। अब ये कांच, जो प्लेटिनम की प्लेट है ये कांच की नली से घिरी रहती है। इस कांच की नली में हम 298 केल्विन ताप और 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन की कुछ मात्रा तो प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी, यानी कि प्लेटिनम की सतह पर इकट्ठा हो जाएगी और शेष मात्रा इस विलयन में विलीन हो जाएगी। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा स्वेच्छानुसार इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट माना गया। अब देखो, जैसे किसी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उसे SHE के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ई सेल जो होगा, ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल हमारे पास होगा और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस अर्ध सेल को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस हाफ सेल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो, प्लेटिनम की प्लेट है, कैसी? सॉलिड। ठीक है, इस पर गैस अधिशोषित है, कौन सी? हाइड्रोजन। कितने दाब पर? 1 atm दाब पर। अब ये जो प्लेट है, प्लेटिनम की जो प्लेट है जिस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है, वो किस सॉल्यूशन में डीप है? एच आयनों के सॉल्यूशन में, जिसकी सांद्रता कितनी है? 1।
तो इस हाफ शेल को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रोड की ये खास बात होती है Sg की कि ये एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि एनोड का कार्य कब करेगा और कैथोड का कार्य कब करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो बच्चों, यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रोड है, जैसे लिथियम, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, मरकरी का, कॉपर का, एयू का। ठीक है, और यहाँ लिखे उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव बताया था जब 298 केल्विन ताप पर किसी धातु की छड़ को हम उसी के ऐसे लवण के सॉल्यूशन में डीप करते हैं जिसकी सांद्रता 1 m हो, तो धातु की छड़ और आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रोड दिए और यहाँ उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए। ठीक है, यहाँ पर हमें धातुएं दी है और यहाँ पर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0.00 वोल्ट है। अब जो इससे ऊपर की धातुएं हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? नेगेटिव है। क्या उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव? नेगेटिव। और जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु है, इससे हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो ऊपर की ओर नेगेटिव और नीचे की ओर पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, विद्युत राशि श्रेणी क्या होती है? धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, वही कहलाती है ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बच्चों, अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ये तो बढ़ती हुई अपचायक क्षमता है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो ये बढ़ती हुई नीचे की ओर क्या होगी? नीचे की ओर बढ़ेगी क्या? अब आक्षिकारक अक्षमता, तो नीचे की ओर बढ़ती हुई आक्षिकारक अक्षमता। तो देखो जैसे ऊपर की ओर बढ़ती हुई अपचायक क्षमता है, इसका मतलब क्या है? अपचायक जो दूसरों का अपचयन करते हैं और स्वयं आक्षिकर्त होते हैं, मतलब स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, और नीचे वालों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। ऐसे ही नीचे ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ती हुई आक्षिकारक अक्षमता, आक्षिकारक जो दूसरों का आक्षीकरण करते हैं और स्वयं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो नीचे की ओर क्या है? बढ़ती हुई आक्षिकारक अक्षमता। तो जो नीचे की धातुएं हैं, हाइड्रोजन से नीचे की धातु, वे तो होंगी प्रबल आक्षिकारक, मतलब जो दूसरों का आक्षीकरण करेंगी और स्वयं अपचेत होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास हमने धातु ली, कौन सी? एक जिंक ले ली और एक हमने कॉपर ले लिया। एक हाइड्रोजन से ऊपर है, एक हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातुएं हैं वो तो होंगी क्या? प्रबल अपचायक, और नीचे वाली दुर्बल अपचायक। तो जो ऊपर की है प्रबल अपचायक है, यानी कि जो दूसरों का अपचयन करेंगी और स्वयं इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगी। यानी अगर हम जिंक लें और कॉपर लें तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कॉपर क्या करेगा? जिंक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उन्हें कॉपर गेन करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई आक्षिकारक अक्षमता, आक्षिकारक क्षमता जो दूसरों का आक्षीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉपर लिया तो हमने यहाँ लिया चलो एजी, एजी की जो आक्षीकारक क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति एजी की ज्यादा होगी। ठीक है, इसके साथ अगर हम एमएन लें तो एमएन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके ईसीएस के लक्षण, ईसीएस के लक्षण। अब देखो लक्षण क्या है? पहला तो यही होगा कि भाई हाइड्रोजन से ऊपर की धातु है वो प्रबल अपचायक है, हाइड्रोजन से नीचे की धातु वो दुर्बल अपचायक है। दूसरा लक्षण, हाइड्रोजन से जो नीचे की धातु वो प्रबल आक्षीकारक है, और जो हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातु है वो दुर्बल आक्षीकारक है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने तुम्हें ऐसे चीज बताया था जिसका इलेक्ट्रोड विभव कितना बताया था वैज्ञानिकों द्वारा, स्वेच्छानुसार 0.00 वोल्ट। अब अगर हम हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातु है उसे हाइड्रोजन से नीचे की धातु के साथ जोड़ दें, यानी कि एक इलेक्ट्रोड तो क्या हो? हाइड्रोजन से ऊपर की धातु का हो किसी का,
और एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से नीचे की धातु का हो। तो इनमें से कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड का कार्य करेगा? देखो, जिसका ई नोट ज्यादा ऋणात्मक होगा, जिसका ई नोट ज्यादा नेगेटिव होगा, वो एनोड का कार्य करेगा, और जिसका ई नोट पॉजिटिव होगा वो कैथोड का कार्य करेगा। अब देखो, जैसे SHE को, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 0.0 वोल्ट, उसे हम जिंक के साथ जोड़ दें, यानी कि इससे ऊपर किसी भी धातु के साथ जोड़ दें, तो जो ऊपर की धातु है वो एनोड का कार्य करेगी, और जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, यदि SHE को हम ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें जिसका ई नोट पॉजिटिव है, यानी कि SHE को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु है। ठीक है, तो जो मैंने बताया, ऊपर की धातु एनोड और नीचे की धातु कैथोड का कार्य करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर की धातुएं हैं वो नीचे वाली धातु से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ऊपर की जो धातु, उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जो नीचे की धातु है उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर हमारे पास दोनों ही धातुएं हैं, तो जो ऊपर की धातु होगी वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जो नीचे की धातु है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो पहला लक्षण क्या आया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं परवलकचायक, और नीचे वाली दुर्बलकचायक। जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु है वो परवलाक्षीकारक, और जिससे ऊपर है वो दुर्बल आक्षीकारक। तीसरा बताया मैंने कि यदि SHE को हम ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें जिसका ई नोट निगेटिव हो, तो ऊपर वाला एनोड और हाइड्रोजन SHE किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा। यदि SHE को हम ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें जिसका ई नोट पॉजिटिव हो, इनमें से किसी के साथ भी जोड़ेंगे, तो ये एनोड, ये कैथोड। कुल मिला के बस ये ध्यान रखना है कि ECS में जो ऊपर की धातु होगी वो एनोड का कार्य करेगी, और जो नीचे वाली होगी, उससे नीचे की कोई सी भी हो, वो कैथोड का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, ये थे ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके लक्षण। फिर आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी ECS के अनुप्रयोग। ECS के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग पहला देखो, विलयन से धातु का विस्थापन। विलयन से धातु का विस्थापन। देखो बच्चों, ECS में जो ऊपर की धातु होगी, चाहे वो कोई सी भी हो, वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे अगर हम जिंक की छड़ को या जिंक के टुकड़े को हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर दें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें, तो देखो क्या होगा, जिंक का जो स्थान है कहां सी है, वो कॉपर से ऊपर है। तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जिंक का स्थान जब ECS में कॉपर से ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो क्या Cu तो हो जाएगा सॉलिड के रूप में, प्लस जिंक सल्फेट, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया, यदि हम ECS में जो भी ऊपर की धातु होगी उसे नीचे वाली धातु के लवण के विलयन में डाल दें, तो ऊपर की धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। दूसरा है नंबर 2, अम्लों से हाइड्रोजन, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातु है ECS में, उन्हें अगर हम तनु अम्ल में डाल दें, क्या बताया, जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हैं उन्हें हम अगर तनु अम्ल में डाल दें, तो ऊपर की धातुएं क्या करेंगी, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। जैसे जिंक को अगर हम H2SO4 में डालें, डाइल्यूट यानी कि तनु H2SO4 में, तो जिंक क्या करेगा, इस तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा टॉपिक ECS। तो ECS क्या बताई, यदि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव के बढ़ते क्रम में रखें, तो बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वही ECS कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बच्चों, इसे याद कैसे करें, इसे याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसे, लिथियम की बारात, स्कूटर, कार,
न मांगे आलू मंजन क्रीम फ्री सीढ़ी को नी सुना प्रभु हम क्यों होंगे आज पीटेंगे कल और फिरेंगे। ये से ईसीएस को याद करने का लर्न करने का तरीका है। देखिए बच्चे क्या होता है, लिथियम एलआई की पोटेशियम बारात बी स्कूटर एसआर कार सीए ना एनए मांगे एमजी आलू एएन मन एमएन जन जड़न क्रीम सीआर फ्री एफई सीडी को सीओ नी एनआई सुना एसएन प्रभु पीपी हम हाइड्रोजन क्यू सीयू होंगे एचजी आज एजी पीटेंगे पीटी कल सीएल2 और एयू फिरेंगे एफ2। तो ये था बच्चा हमारा टॉपिक ईसीएस। ठीक है।